वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वह क्लास 10th वाले बच्चों के लिए चैप्टर 4 कार्बन इट्स कंपाउंड। तो जिन बच्चे को अभी तक जो है इस चैप्टर में प्रॉब्लम हुआ है या नहीं समझ में आया है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे तरीके से कोशिश करूंगा जो आपको वीडियो भी समझ में आ जाए और टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कार्बन इट्स कंपाउंड। तो अगर मैं आपको बच्चा ये बता दूं, इस धरती पे अगर खासकर अगर देखा जाए, आपको जितने भी चीजें लगभग में मिलता है ना, वो आपको कार्बन से मिलता है। ठीक है ना, चाहे आप किसी भी तरीके से आप जितने भी थिंग्स अगर आसपास आप देख रहे हो ना, तो हर एक के तरीके से उसमें कार्बन जो है इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चाहे आप कोई प्लास्टिक्स की बात करो, पेपर्स की बातें करो, ठीक है ना, या आप किसी तरीके से अगर बात करो टॉयज की बातें करो, सब में क्या है कार्बन। अगर कार्बन अगर मान लीजिए अगर उसके साथ अगर हम बर्न अगर करते हैं तो उसमें तो आपको हीट तो रिलीज होबे करेगा। ठीक है, ये आपको मालूम है, लेकिन आपको ये तो मालूम होना चाहिए जो अर्थ क्रस्ट से हम लोग जो मिनरल्स निकालते हैं उसमें भी कुछ खास अगर देखा जाए तो आपको क्या मिलेगा, तो कार्बन मिलेगा। उसी तरीके से हम एटमॉस्फेयर की बातें करते हैं, एयर की बातें करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, कार्बन मिला हुआ रहता है। और हम लोग अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर सांसें ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। और वही अगर बात करें, अगर आप एक्सेलेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस करके क्या निकल के जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब कार्बन से आपको निकलना ही निकलना है। मतलब ये हुआ जो आप जितनी चाहे लिविंग थिंग्स की बातें करें या नॉन लिविंग थिंग्स की बातें करें, आपको हर एक ऐसे चीजें थिंग्स जिसमें आपको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन का अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, वो होता है 6। तो थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं एक एक पॉइंट को, आखिर ये कार्बन और किस किस चिड़िया का नाम दिया गया है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो बच्चों, तो मोस्ट ऑफ थिंग्स बोला कि मेड ऑफ किससे बना होता है, कार्बन कंपाउंड से बने हुए रहते हैं। चाहे आप जितने भी यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख रहे हो, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स सच एज फूड हुआ, क्लोथ्स हुआ, मेडिसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे चीज क्या हो जाएगा, कार्बन से बना हुआ रहता है। ठीक है, सो व्हेन कार्बन कंपाउंड, अगर कोई भी अगर कार्बन कंपाउंड अगर है, उसको अगर हम लोग बर्न करते हैं, अगर जलाते हैं, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही जल सकता है। अगर जला रहे हैं तो बोला है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको प्रोड्यूस तो मिलवे करेगा। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है और उसमें अगर बोला जाए यहाँ पे कन्फाइंड पासिंग थ्रू लाइम वाटर, तो लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। तो बोला कि विच टर्न्स मिल्की वे, पूरे तरीके से सफेदी कलर में हो जाता है। ठीक है, जो कि हम लोग आगे आगे कहे आप लोग चैप्टर 3 में पढ़ चुके होंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए। ठीक है, बोला कि अर्थ क्रस्ट में अगर देखा जाए तो ओनली 0.02% कार्बन है। सच है, अगर देखा जाए मिनरल्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन्स और उसके बाद कार्बोनेट्स इस तरीके से दिया गया। एटमॉस्फेयर भी आपको 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट कार्बन हैज इमेंस इंपोर्टेंस। लेकिन फिर भी अगर बात किया जाए, क्या कार्बन जो हम लोग इतना देख रहे हैं, जो हर एक तरह पे आपको जो है ना मिलेगा, क्या वो इंपोर्टेंट है? क्या कार्बन के बिना अगर कहें तो कुछ चीजें संभव नहीं है? तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि आप ऑक्सीजन जो लेते हैं फिर उसको जो रिलीज करते हैं, एक्सेलेट करते हैं, आपको पता मैंने बता ही दिया, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो शरीर में उसी तरीके से एटमॉस्फेयर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गया आखिर ये कार्बन होते क्या हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में लेके चलते हैं। और बोला गया यहाँ पे बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में जाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है, उसकी फर्स्ट वाले अगर आप बात करें, जो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में आपको क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब बाकी बात जो रिवॉल्व करता है, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में कितना हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और आउटर मोस्ट जो सेल दिखा है इसमें, जो नेक्स्ट वाले सेल में, वो कितना रख सकता है, 4। तो यहाँ पे 2 क्या बना, 4। अब इसके पास 4 जो है इस तरीके से वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में आया। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग क्या सीखे अभी तक, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन देने की बात होता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लेने की बात होता है। जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग अगर होता है तो वहां पे आयोनिक बॉन्ड की बात कर सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड की बातें कर सकते हैं। लेकिन 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब 4 इलेक्ट्रॉन की बातें किया जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा,
शेयर इलेक्ट्रॉन। और जहां पे अगर शेयर बनता है वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, वहां पे जो है ना शेयर करने की बात है, यहाँ पे ट्रांसफरिंग नहीं होगा, क्या होगा, शेयर। अब जब शेयर किया जाएगा तो कार्बन के साथ ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है, एटॉम्स है खासकर, जो इसके साथ शेयर करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, तो वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो बाकी बात बच्चा यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, इसके अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए क्या होता है 2,4 होता है, इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट, बाकी आउटर मोस्ट शेल में है। वैसे अगर हम लोग कहें तो ये जो कार्बन है वो हम लोग का क्या है, अभी नॉन मेटल की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नॉन मेटल से अगर नॉन मेटल की अगर बॉन्डिंग अगर बनाते बच्चा तो वो हमेशा क्या बनता है, कोवैलेंट की बातें कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अधिकतर ऐसे चीजें जिसमें नॉन मेटल से नॉन मेटल का बॉन्डिंग की बातें करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे दिया गया, आपको ध्यान से समझने होंगे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चंस में आपको जो है ना बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसको हम लोग नॉन मेटल बोल सकते हैं, ठीक है। अब बोला गया दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, और इसके कंपेयर में आयोनिक कंपाउंड्स की अगर बातें करें, जो आयोनिक कंपाउंड्स होता है ना उसके कंपेयर में ये जो आपको दिख रहा है कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं इसके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट दिया 290 दिया गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा 390 केल्विन में दिया हुआ, केल्विन, ठीक है। अब बाकी हुआ इसका क्लोरोफॉर्म के हिसाब से दिया, ये आपको एसिटिक एसिड का दिया हुआ है, इथेनॉल का दिया गया, मीथेन का, ये सब का अलग अलग दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो दिख रहा है ना बच्चा, जहां भी आपको सी नजर आ रहा है तो समझ जाना वो कार्बन से बना हुआ है। जितना भी आपको सी नजर आ रहा है इसका तो किससे बना हुआ है, कार्बन से बना है। इसका मतलब कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट अगर बातें करें एज कंपेयर जो आयोनिक वाले होते हैं उससे थोड़ा सा कम होता है, लो होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बात समझ में आएगा, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। अब यहाँ पे बात आता है बच्चा, क्वेश्चंस यहाँ पे आता है, अगर मान लीजिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में अगर होते हैं, क्या ये 4 को इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर सकता है? तो आंसर है नहीं कर सकता है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर अगर करा तो अपने आप को एनर्जी लेवल को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर कम अगर करा फिर वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे आता है क्या 4 को इलेक्ट्रॉन को इसके साथ अगर दे देगा तो काम कर जाएगा, नहीं करेगा। आपको इसको ऐसे समझना पड़ेगा, हम लोग क्या सीखे, जितना आपका इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ये बात सच है। लेकिन वही मान लीजिए न्यूट्रॉन की अगर बातें करता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अगर मान लीजिए आपने बोला अभी जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात है, प्रोटॉन तो कम से कम 6 तो होबे करेगा यहाँ पे। अब इस सेल में आप दूसरे वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, अब यहाँ पे 4 रखे हुए, और 4 को अगर आप देते हैं तो ये भी तो बढ़ेगा, इसका मतलब ये 4 इसमें रखने के बाद ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हुआ, इसका ये कमजोर हो जाएगा, होगा ना, इसका न्यूक्लियस पावर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और 4 आप किसी से आप लेते हो अगर बात करें तो 8 को हो गया। आप बोलेंगे नहीं सर कोई 4 को दे देगा तो स्टेबल करेगा, उसका भी बात कर लेते हैं। ये 8 को हो गया और यहाँ पे आपका 6 है, इसका वैसे भी न्यूक्लियस पावर कमजोर हो गया, तो क्या करेगा, एनर्जी लेवल अंदर की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे आते हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को अगर दे भी देता है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो अब ये ड्यूप्लेट हो गया, अब ये क्या हो गया, 6 होगा। अब न्यूक्लियस में 6 हो गए और इसके पास ये होगा, अब ये ताकतवर बन गया, ये कमजोर हो गया, तब भी इस तरीके से क्या करेगा, मतलब ये दोनों केस में अगर देखा जाए ना ही ये गेन कर सकता है और ना ही ये लूज कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। सो गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए 4 एनाइन मेक्स इट डिफिकल्ट टू होल्ड 6 प्रोटॉन, मैंने अभी बताया, ठीक है ना। और लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन जब 4 पॉजिटिव कैटायंस होता है नीड्स हाई एनर्जी टू लीव 6 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रॉब्लम्स कर जाता है। इसी वजह से ये 4 को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है और नहीं ले सकता है, तो इसका आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। अब बोला कि बॉन्डिंग इन कार्बन की अगर बातें करें, जिसको मैंने अभी बता दिया क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग होता है। उसके बाद अगर थोड़ा सा और डिटेल में अगर बात करें बच्चा, तो यहाँ पे समझने की बात ये है, तो बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अगर क्लोरीन की बात करें, चलो यहाँ पे देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, याद होगा। अब यहाँ पे लिखा ही हुआ है जो एटॉमिक नंबर इसका 17 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 हुआ, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। अगर 7 इसके आउटर मोस्ट मान लीजिए अगर दिया हुआ है, तो इसमें भी तो इसको 7 को ऑलरेडी है, इसको और स्टेबल होने के लिए कितना जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन ये इससे ऐसे करके शेयरिंग कर लिया, अब इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे कर लिया, यहाँ पे सिंगल की बातें कर रहा है ना, क्लोरीन हुआ यहाँ पे,
तो यहाँ पे 7 गो है, यहाँ पे 7 गो, एक इलेक्ट्रॉन इधर के देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर की बात कर, Cl2 2 की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये भी दे, एक इलेक्ट्रॉन ये भी दे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनाया, ये बात तो ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो जो वैलेंसी से इट फॉर्म द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मतलब क्या होता है, जहां पे 2 रहेगा, ये बोला जाता है डायएटमोसिटी। जहां पे 2 मॉलिक्यूल्स अगर रहा तो डायएटमोसिटी, और वही अगर मान लीजिए अगर 3 की अगर बातें किया जाएगा, अगर 3 की बातें किया जाएगा तो ट्राइएटमोसिटी, और 4 रहेगा तो टेट्रा, जो कि हम लोग को कार्बन के पास होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो ऑक्सीजन के लिए क्या लिख सकते हो, O और यहाँ पे O। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 8 होता है। अगर 8 होता है, इसको हम लोग किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, 2,6। अब ये आउटर मोस्ट सेल हुआ कितना इसका, 6। अब 6 को इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर इस तरीके से अगर हम लोग अगर बनाते हैं, यहां भी अगर मान लीजिए इस तरीके से 6 को इलेक्ट्रॉन अगर बना देते हैं, इसको स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसके पास 6 का है, तो 2 और कोई देगा तभी नहीं स्टेबल करेगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 को कोई दे दिया, मतलब ये आपका दे दिया, मतलब क्या, शेयर कर दिया, तो ये अपने आप को क्या समझेगा, मैं स्टेबल हूं। उसी तरीके से ये भी 2 को दे दिया, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, शेयर कर रहा है, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उधर से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों अगर ऑक्सीजन की बात करें क्या समझेगा, मैं तो स्टेबल हूं भैया। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, तो बोलेंगे डबल बॉन्ड। जहां पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे किया गया था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया जा रहा है, इसीलिए बोलेंगे हम लोग डबल बॉन्ड। ये बातें आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट की अगर बातें करें, मान लो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अगर जो आप लोग देख रहे थे, ये था होमो एटॉमिक का मतलब क्या होता है, सेम टाइप के आपको एलिमेंट्स रहेगा। जैसे आपने देखा क्लोरीन Cl2, H2 हाइड्रोजन गैस की जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, H2 अगर आप लेना चाहते हो, अगर हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाना चाहते हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। इसमें अगर 1 होता है, अगर मान लीजिए ये H2 लिए, तो यहाँ पे H2, तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट सेल में, इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, तो मतलब ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन कितना नंबर पे होता है, नाइट्रोजन गैसेस की बात करें, मैं बोला यहाँ पे होमो एटॉमिक, तो होमो एटॉमिक का मतलब होता है जो सेम टाइप के यहाँ पे जब आपका क्या बोलते हैं एटॉम्स रहेगा, जैसे N2 Cl2 O2 सेम टाइप का है ना। यहाँ पे कोई दूसरे एटॉम्स तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन के साथ बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ बना रहा है। नाइट्रोजन के साथ मतलब 2 नाइट्रोजन मैंने अभी बताया, और नहीं बताया तो अभी देख लो। अगर मान लीजिए एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, क्योंकि N2 का मतलब नाइट्रोजन गैस की बात चल रहा है। अब इसके आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 7। अब 7 अगर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,5 होगा ना। अब ये 2,5 आप लेके अगर चलते हो बच्चा, तो यहाँ आउटर मोस्ट सेल में कितना होगा, 5 गो, तो 5 गो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दो, यहाँ भी आप 5 गो इलेक्ट्रॉन दे दो। अब बताओ इस नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए कोई 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर ही सकता है, मतलब ये 3 गो इलेक्ट्रॉन इसको अगर शेयर करा, इसका मतलब ये अपने आप को क्या समझेगा, ये वाला नाइट्रोजन क्या समझेगा, मैं तो भैया स्टेबल हूं। अब यहाँ पे अगर बात करें, इसके पास भी उसी तरीके से, तो यहाँ भी 3, तो यहाँ पे 3 गो इलेक्ट्रॉन का क्या किया गया, शेयरिंग, मतलब ये बना आपका क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड बना, ठीक है। तो ये हुआ आपका होमो एटमोसिटी का मतलब होमो एटॉमिक का बॉन्डिंग, जो Cl2 O2 और उसका N2 का मैंने बातें बोला। अब यहाँ पे जो बच्चे अगर आप देखा जाए, यहाँ पे आपके पास जो दिख रहा है ये है वाटर। वाटर क्या है, तो ये हेट्रोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक अगर बात करें हेट्रोएटॉमिक का, तो यहाँ पे आता है जो आपको डिफरेंट एटॉम्स के साथ कंबाइन करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो वाटर का बना हुआ है, तो वाटर का क्या होता है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, और एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो दिख रहा है वो वाटर का दिख रहा है ना। इसको किस तरीके से बनाया गया, तो यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, तो आप एक ऑक्सीजन यहाँ पर रखो, एक हाइड्रोजन यहाँ रखो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रखो, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वही ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में अगर बातें करें कितना होता है, तो 6 गो होता है, 6 और 2 8 की बातें कर सकते हैं। अब देखो ये 6 तो मैंने दे दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये स्टेबल हाइड्रोजन, ये भी स्टेबल। अब इस ऑक्सीजन को स्टेबल होना है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसके वाला लेगा, हाइड्रोजन वाला,
लेगा ना, एक इधर से लेगा और एक इधर से लेगा, तो 6 और 2 इसका भी 8 हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 और 2 8। तो ये ऑक्सीजन अपने आप को क्या समझेगा भैया, हम तो स्टेबल है। और हाइड्रोजन भी क्या समझेगा, ये एक आपको दिख रहा है ऑक्सीजन इसको दिया है, शेयर किया, दिया मतलब ट्रांसफर नहीं करा, तो इस तरीके से बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक, जो कि ये बॉन्ड बना रहा है। उसी तरीके से आप अलग अलग, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड मैंने बता दिया, जो कि ये आपका आता है होमो एटॉमिक का आता है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया बॉन्डिंग इन कार्बन, द कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर मीथेन के भी अगर बातें करें, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब CH4 की अगर बातें कर रहे हो बच्चा, CH4 जो कि मीथेन के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो इसके लिए जो डॉट स्ट्रक्चर देखो, डॉट इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको आएगा ही आएगा। देखो कार्बन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 4। तो आप यहाँ पे क्या करो, जैसे यह बना हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रखो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो यहाँ भी 1 लिखो, यहाँ भी 1 लिखो, यहाँ भी 1 लिखो। और कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन 4 गो, तो यहाँ पे अगर मान लो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होना होगा तो एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेके शेयर कर लेगा, फिर यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर शेयर कर लेगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर शेयर कर लेगा, और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर क्या करेगा, शेयर। जिससे क्या हो, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये अपने आप को क्या समझेगा, स्टेबल। उसी तरीके से बच्चा अगर मान लीजिए कार्बन को स्टेबल करना होगा, तो सब जितने भी हाइड्रोजन है, 4 गो हाइड्रोजन है, चारों में से एक एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, शेयरिंग। तो इसके कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था 4। अब 4 गो हाइड्रोजन है, चारों में से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो 4 और 4 कितना हुआ 8। ये अपने आप को स्टेबल समझ गया, और यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ अगर बातें करें, तो बोला गया यहाँ पे जो कार्बन शेयर दिस इलेक्ट्रॉन विद द 4 हाइड्रोजन एटम्स टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस होना चाहिए। द बॉन्ड्स फॉर्म द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो जहां पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ में अगर शेयर किया जाता है, उसको कोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। वही तो बात बोल रहा हूं तब से। कोवैलेंटी बॉन्ड्स बोला गया मॉलिक्यूल्स हैव अ स्ट्रांग बॉन्ड बना देता है विद इन द मॉलिक्यूल, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, कमजोर हो जाता है। दिस गिव्स राइज द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेन रीजन, बॉन्ड तो अच्छे तरीके से स्ट्रांग बना लेगा, स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से भी इसके इंटर जो मॉलिक्यूलर अगर बातें करें, जो फोर्स होगा वो बहुत ही वीक हो जाता है। इसका मेन कारण है इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, जो कि बहुत कमजोर होता है, जिसकी वजह से ये कह भी सकते हैं ना, जितनी भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरली अगर बातें करें पास करने में पुअर कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि कार्बन से और ऐसे कौन कौन से थिंग्स हैं, सब्सटेंसेज हैं, जो कि आपको उसके साथ बॉन्ड करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे बात आता है डायमंड का, उसके बाद ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस 16 की बात है, हम लोग 60 का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ जो है डायमंड दिया गया, इसमें 3 अगर बातें 4 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 यहाँ पे जो है ना आपको ये बॉन्ड करने के लिए तैयार होता है। यहाँ पे लेयरिंग जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ये लेयर के हिसाब से होता है। इसका लेयर बहुत ही कमजोर होता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन आता है ये सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट जो खासकर पेंसिल में यूज किया जाता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसको अगर हम आसानी से अगर लिखते हैं तो लिखाते जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो लेयर होता है ना बच्चा, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और आराम से लिखा। लेकिन यही अगर बात करें डायमंड का, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, सख्त होता है, इसी वजह से सबसे हार्डेस्ट अगर कहें तो सब्सटेंस डायमंड ही माना जाता है। और ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ अगर बातें करें बकमिंस्टर फ्लोरेंस का, जो कि 60 के हिसाब से होता है, ये आपको दिख रहा होगा। तो बोला यहाँ पे डायमंड इन द ईच कार्बन एटम्स बॉन्डेड 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग रिजिड 3 डायमेंशनल बनाता है। किस तरीके से बनेगा, 4 गो तो रहेगा, लेकिन इसका डायमेंशन कैसा होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट की बात कर लेते हैं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। उसी तरीके से ग्रेफाइट की बात करें बच्चा, तो बोला गया ग्रेफाइट जो होता है इन दिस ईच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड टू 3 अदर्स कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग
हेक्सागोनल, मतलब यहाँ पे हेक्सागोनल मतलब होता है 6 के हिसाब से चलेगा। यहाँ पे 3 डायमेंशनल के हिसाब से चलता है, ठीक है। अब 3 हुआ, 3 आगे, 3 आगे, एक एक करके जोड़ते हुए निकल जाता है। ये 3 डायमेंशनल होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हम लोग बात करें, यहाँ पे डायमंड जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को तैयार करता है। और वही ग्रेफाइट की अगर बातें करें तो हेक्सागोनल एडी तैयार करता है। सो वन बॉन्ड इज डबल, एक बॉन्ड पे दूसरा बॉन्ड क्या होता है, डबल। जैसे एक बॉन्ड पे ये 2 बॉन्ड क्या हुआ, डबल। एक बॉन्ड पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डबल यहाँ पे बनाते जाता है वो हेक्सागोनल। हेक्सागोनल 6, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बॉन्ड इसका बनना शुरू हो जाता है, लेयर बाय लेयर, ठीक है। जिसके वजह से यहाँ पर लेयर्स वन अबव द अदर्स, इसके हिसाब से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लेयर वाइज, एक के ऊपर एक ये जो है ना लेयर वाइज यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। और ये 3 डायमेंशनल होता है, एक में से निकलना शुरू हो जाता है। तो बच्चा आपको समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा सा एक बात और है जो कि हम लोग ये बताना है फ्लोरेंस के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट फॉर्म्स, कार्बन का अगर बात करें, डायमंड बोला कि ग्रेफाइट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से सीख ले बच्चा। बोला कि यहाँ पे डायमंड और जो ग्रेफाइट होता है हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम बोला गया केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। डायमंड बोला गया जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वही ग्रेफाइट की अगर बातें करें बहुत ही स्मूथ चिकनापन होता है और स्लिपरी होता है। स्लिपरी होता है तभी तो हम कोई चीज को लिखते हैं उससे, है ना। सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके एक इलेक्ट्रॉन अगर बातें करें ग्रेफाइट का, वो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, जिसकी वजह से आसान से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। इसमें 3 डायमेंशनल होता है, उसमें हेक्सागोनल जरूर होता है, लेकिन एक के बाद वो एक लेयर बनाते चला जाता है, जिसकी वजह से एक उसका जो है फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। अब वही अगर हम बात करें फ्लोरेंस के बारे में, द फर्स्ट आइडेंटिफाई वन वाज कार्बन 60 विच हैज द कार्बन एटम्स अरेंज अ फुटबॉल की शेप में आपको नजर आ रहा है। ये कार्बन जो 60 की बात कर रहे हैं, जो कि आपको जो है ना बक मिनिस्टर का बातें करें, फ्लोरेंस के बारे में बात कर रहा हूं। दिस लुकेट लाइक द, बोला यहाँ पे जियोडाइस डोम, जियोड शेप में होता है ना, अर्थ का जो एक्चुअल शेप की बात करें जो जियोड शेप की बात होता है। डिजाइन बाय यूएसए आर्किटेक्ट बक मिनिस्टर फुलर ने बनाया था, इसी वजह से इसका नाम जो है ना पड़ा है बक मिनिस्टर फ्लोरेंस पड़ा है। इसको आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया गया, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गया बच्चा? ये बातें समझ में आ गया तो क्या समझ में आया, जब कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 कॉम्स को हम याद रखने हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और C60, मतलब बक मिनिस्टर फ्लोरेंस 60 की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एलोट्रॉप्स होते हैं, मतलब उसी के अंश के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो बच्चा, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की अगर बातें करें, मतलब ये आपको हर एक जगह पे जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो कार्बन हैज 2 बोला यूनिक प्रॉपर्टीज कॉल्ड कैटिनेशन। देखो ये अगर देखा जाए तो वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, जिसको जिसमें उतारा उस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो बच्चा, यहाँ जो आप देख रहे हो, ये वर्सटाइल नेचर इसीलिए है क्योंकि ये कैटिनेशंस फॉर्म करता है और ये टेट्रावैलेंसी नेचर के हिसाब से होता है। सो इट कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कार्बन का बना सकता है, ठीक है, एक के दुई नहीं। सो दिस बोला यहाँ पे जो आउटर नंबर्स ऑफ द कंपाउंड्स फ्रॉम द ऑल द अदर्स एलिमेंट पुट टुगेदर, कोई भी एलिमेंट से इसके साथ जोड़ते चले जाओ, ये अपने आप को जो है कंपाउंड्स बनाना शुरू कर देगा। आपको जो इस तरीके से दिख रहा है, ये कैटिनेशंस में आप जो बता रहे हैं, ये लिनियर चेन हुआ, ये सीधा तरीके से चेन बना सकता है। ये ब्रांच है, आपको कार्बन 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 एक यहाँ पे निकल के आ गया, ब्रांचेज है। ये आपको जो दिख रहा है ये रिंग्स के फॉर्म में है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज है इसकी वजह से, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है बच्चे, यहाँ पे कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन हुआ और टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, इसका 2 बातें ध्यान रखना। ये अगर देखा जाए तो वर्सटाइल इसी वजह से है क्योंकि ये कैटिनेशंस फॉर्म करता है। कैटिनेशंस का मतलब होता है ये लॉन्ग चेन बनाएगा, इसका स्ट्रक्चर। कैटिनेशन मतलब क्या, कार्बन का जो चेन बनाएगा वो लॉन्ग चेन के हिसाब से बनाएगा, उसके बाद ब्रांचेज के हिसाब से बनाएगा जैसे आप देख पा रहे हो, और फिर जो है ना इसको रिंग्स फॉर्म में बनाएगा, ठीक है। इसी वजह से कैटिनेशन फॉर्म करता है, मतलब इसी वजह से वर्सटाइल नेचर का। और टेट्रावैलेंसी मतलब होता है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में होता है, और ये 4 जो है ना एक अपने साथ जो है ना जोड़ने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। आगे समझो,
अब कैटेनेशंस को थोड़ा सा और अगर डिटेल में अगर आपको बताऊं तो बोला जा रहा है यहाँ पे इट इज एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ये तो मैं बता दिया, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। जैसे इसमें कार्बन के साथ कार्बन जोड़ते जाओ, यहाँ पे कार्बन इस तरीके से जोड़ते जाओ, एक लंबा सा चेन बना सकता है। ठीक है, दे में भी लॉन्ग चेन बना सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये कार्बन हुआ, अब इसमें से कार्बन निकालो, फिर यहाँ पे इसमें इस तरीके से कार्बन यहाँ से लेके चले जाओ, फिर यहाँ पे ऐसे करके कार्बन लेके चले जाओ, तो ये एक तरीके से ब्रांच के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, फिर ये आपको रिंग के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे बच्चा, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच हैव चेन ऑफ 7 या 8 एटम्स, यहाँ पे सिलिकॉन के लिए लगता है। अच्छा ध्यान रखना, जैसे सिलिकॉन भी अगर देखा जाए तो 4 ही उसमें होता है ना। आप क्वेश्चंस यहां से पूछ सकते हैं, सर कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में 4 गो है इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके सिलिकॉन का भी तो है, जो कि 14 उसके एटॉमिक नंबर है 284 के हिसाब से बात करते हैं, उसका भी 4 गो है, तो 4 है, तो वो क्यों नहीं जो है किसी के साथ जल्दी जो है ना बॉन्ड बनाता है, वो क्यों वर्सटाइल नेचर का नहीं होता है? इसके पीछे रीजन ये है कि वो मेटालाइट है। और उसके बाद अगर देखा जाए उसके प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, रिएक्शन शेयरिंग, ये सब बहुत कम हो पाता है। इसी वजह से उसको अगर कहें तो नहीं रखा गया वर्सटाइल नेचर के साथ भी, और दूसरी बात इसके साथ रिएक्शंस भी ज्यादा नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा जवाब है, लेकिन उसमें अगर बातें करें और भी बहुत सारी बातें होता है, लेकिन हम लोग को वो चीज पढ़ना नहीं। अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कार्बन के जो आउटरमोस्ट शेल है तो उसके भी 4 है, सिलिकॉन के भी 4 है, लेकिन सिलिकॉन के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि उसके प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा रिएक्टिव, या उसके जैसे इसमें था मिलियंस ऑफ अगर कहें तो कंपाउंड्स बना सकता है कार्बन का, लेकिन उसमें बिल्कुल नहीं। उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, रिएक्शंस, ये बॉन्ड बनाना, ये सब बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसी वजह से वो वर्सटाइल नेचर का भी नहीं है, और वो जल्दी जो है ना हम लोग उसके बारे में अगर कहें तो बॉन्डिंग नहीं हो पाता। ठीक है, अब यहाँ पे सिलिकॉन के साथ अगर हाइड्रोजन की अगर बातें कर रहे हैं, बोला गया सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन व्हिच हैव द चेन अप टू 7 to 8 इलेक्ट्रॉन, बट दीज आर वेरी रिएक्टिव होता है। सो कार्बन, बोला कि कार्बन और कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टेबल होता है, दिस गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ज्यादा ये लंबा चेन नहीं बनाता है सिलिकॉन के साथ, लेकिन कार्बन के साथ क्या होता है, एक लंबा सा चेन बना देता है। इसी वजह से हम लोग इसमें सिलिकॉन का यूज नहीं करते हैं। चलो, अब यहाँ पे टेट्रावैलेंसी, तो टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कार्बन कैन बॉन्ड विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन या सम अदर मोनोवैलेंट। मोनो मतलब होता है सिंगल, अगर कोई मोनोवैलेंट है उसके साथ अगर जोड़ लो, जैसे क्लोरीन, अभी हम लोग पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए मीथेन के साथ, जैसे अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे जब भाई कैसे कार्बन है उस कार्बन के साथ कोई क्लोरीन जोड़ दिए, आयोडीन जोड़ दिए, उसके फंक्शन ही चेंज कर दिया गया, तो जोड़ सकता है। आगे चल के पढ़ने वाले यहाँ पे कार्बन कंपाउंड आर बोला कि फॉर्म विद ऑक्सीजन के साथ ये फॉर्म कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, उसका फ्लोरीन, इस सब के साथ अपना स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बना लेता है बॉन्ड बना के। ठीक है, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। सो कार्बन एटम इज ए स्मॉल साइज का होता है, सो मॉलिक्यूल्स कैन बी होल्ड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए रखता है। सो कार्बन कैन मेक वेरी स्टेबल कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स। कार्बन ही एक ऐसे सब्सटेंशियल एलिमेंट्स है जो दूसरे क्या बोलते हैं एलिमेंट्स के साथ एकदम से होल्ड करके स्टेबल होके नोबल गैस की तरह, इनर्ट गैस की तरह वो रखता है। ठीक है, लेकिन बोला गया द बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर वीकर। तो जितना बिगर अगर हम लोग इसमें एलिमेंट्स लेते हैं वो क्या माना जाएगा, वीकर, वो कमजोर माना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर CH4 की बात मैंने दिखाया, ये मीथेन आपको दिख रहा है, उसी तरीके से आप देखो कार्बन के साथ 4 गो क्लोरीन लगा दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, अगर मान लीजिए CCl4, बताओ कमेंट में दो, इसका आप केमिकल नेम क्या कहोगे, पता भी होगा, पता है ना, कमेंट कर दियो, नहीं तो सुनो, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो दिख रहा है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि कार्बन एक है और क्लोरीन कितना है, 4, इसको क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया गया। चलो, यहाँ पे अगर हम लोग फेडरिक सोलर के हिसाब से अगर देख लें तो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्यों है, ये भी देख लो। बोला कि इट वाज द थॉट दैट ऑर्गेनिक या कार्बन कंपाउंड could only be formed with the help of vital force living system is needed के हिसाब से। ठीक है, सो फेडरिक सोलर बोला कि 1828 में बताया disapprove this prepare यूरिया फ्रॉम अमोनिया कैनेट।
साइनाइड, बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट बोला गया कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सो कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट आर स्टडी अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ बोला गया जैसे मान लीजिए अमोनियम साइनाइड के हिसाब से बोला ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है ना। अब जैसे ये इनऑर्गेनिक है और जैसे अगर इसको हिट कर दिया गया तो यूरिया जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में चला गया, तो हम लोग को इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि इससे आपको कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। इन्फॉर्मेशन के लिए वर्सटाइल नेचर की वजह से यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होता है। सैचुरेटेड बोला अगर जाए तो बोल सकते हैं दे आर लिंक बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। जहां पे भी अगर आपको सिंगल बॉन्ड मिला, जैसे आपने देखा हाइड्रोजन H2 दिया गया था, तो हाइड्रोजन को आपने हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाया था, सिंगल बॉन्ड बना ना, तो आप कह सकते हो जहां पे सिंगल बॉन्ड बनेगा वो आपका क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। दीज आर नॉट वेरी रिएक्टिव होता है। जैसे इथेन की बात करें, इथेन का यहाँ पे दिया गया है जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बातें किया जा रहा है। तो अगर इथेन है, जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ से आप यहाँ जाओ, C2 यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 दो को कार्बन हुआ, और हाइड्रोजन कितना नजर आ रहा है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ ही। देखो बच्चा, ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस कार्बन जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इस कार्बन के पास 4 गो डंडी होने चाहिए, तभी ये स्टेबल माना जाता है, ठीक है। ये 4 गो डंडी, जैसे कार्बन है, इसमें एगो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, एगो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, एगो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 गो हाइड्रोजन और एगो यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे इथेन के हिसाब से बना दिया, ठीक है ना, सॉरी मीथेन, ये क्या है, मीथेन। अब ये मीथेन के हिसाब से अगर बना रहा है, मिथ इथ हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। तो यहाँ पे मिथ इथ प्रोप ब्यूट, उसके बाद हम लोग जो है ना पेंटा हेक्सा डेका ऐसे करके पढ़ने वाले नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। तो यहाँ पे एगो कार्बन है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये हुआ मिथ। अब ये मिथ हुआ तो मीथेन बन रहा है सिंगल बॉन्ड के साथ, एगो कार्बन सॉरी एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहे थे। जहां पे सिंगल बॉन्ड बनाया तो वहां पे मान लीजिए वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी सिंगल 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 बॉन्ड नजर आ रहा है, हाँ या ना। यहाँ भी क्या नजर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, 3 गो कार्बन तो है, लेकिन उसके साथ साथ 3 और 3 6 2 8 गो क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, जहां पे सिंगल बॉन्ड नजर आया, बॉन्डिंग हमेशा ध्यान रखना है, कार्बन कार्बन के साथ, और कार्बन के पास 4 गो, इस कार्बन दिख रहा है इसके पास 4 गो डंडी होने चाहिए, क्योंकि 4 किसी से और शेयर करेगा तब 4 और 4 8 माना जाता है, तभी तो स्टेबल होगा, तभी तो नॉर्मल उसके कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो पाएगा। अब यहाँ पे अगर अनसैचुरेटेड की अगर बात करें बच्चा, तो बोलेगा दे हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बनता है। जो अनसैचुरेटेड होता है ना, तो अनसैचुरेटेड में क्या बनता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कहीं पर डबल लगाएंगे, कहीं पर ट्रिपल लगाएंगे। जैसे इथीन की अगर बात करें, C2H4 दिया है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा। जैसे अगर आपको दिखाएं तो यहाँ देखो, ये इथीन का स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो ये कार्बन कितना नजर आ रहा है, कार्बन 2 गो, तो आपने कार्बन लिखा 1 फिर लगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 4 गो, तो आप मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ लगाया, एक सिंगल बॉन्ड के साथ अभी लेके सिखाते हैं, लेकिन ये बनेगा कि नहीं, स्टेबल होना चाहिए। अब देखो बच्चा, इस कार्बन के पास कितना नजर आ रहा है, 1 2 3, 3 गो है, लेकिन कितना डंडी होना चाहिए, 4। यहाँ भी देखो 1 2 3 है, डंडी कितना होना चाहिए, 4। अब यहाँ पे जैसे ऐसे करके लगा दिए तो डबल बॉन्ड हो गया। अब डबल बॉन्ड का मतलब क्या बना, कितना डंडी हुआ, 1 2 3 और 4, ये कार्बन स्टेबल हो गया, इसके नोबल कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। अब यहाँ भी देखा जाए तो 1 2 3 4, इधर के लिए भी यही माना जाता है, ठीक है। तो 4, अब ये हो गया स्टेबल, इसको बोलते हैं हम लोग डबल बॉन्ड, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड की अगर बातें करें, जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लोग ये समझ रहे हैं जो सैचुरेटेड होगा सिंगल बॉन्ड बनाता है, और जो अनसैचुरेटेड होगा वहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बनाता है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा इथाइन, खासकर एल्केन एल्कीन एल्काइन हम लोग अभी पढ़ते हैं, जो कि आप लोग को यहाँ पे समझना है। जो एल्केन के हिसाब से बातें करेंगे, जहां पे एल्केन हुआ, जहां पे एल्केन हुआ, ध्यान समझ लो बच्चा, जहां पे अगर एल्केन ANE अगर शब्द आया, इस वाले को बोलते हैं सैचुरेटेड। और जहां पे अगर सैचुरेटेड की बात किया जाएगा, वहां पे बनता है सिंगल बॉन्ड बनता है। और जहां पे देखो अगर इस तरीके से बात हुआ, ALK और ENE एल्कीन, यहां बनेगा डबल बॉन्ड, यहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और जहां पे रहेगा ALK YNE एल्काइन, वहां बनेगा
ट्रिपल बॉन्ड बनता है, वहां पे क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके जनरल फॉर्मूला हम लोग आगे चल के देख लेंगे। तो ये देखिए मीथेन, तो मीथ का मतलब होता है एक कार्बन, मिथ हुआ, इथ हुआ, प्रॉप हुआ, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ। आप चाहो तो यहाँ से सीख सकते हो। अगर हम पूछ देंगे एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बच्चा, तो आप बोलोगे सर मिथ लगाते हैं, एक कार्बन के लिए मिथ। और 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बच्चा, तो इथ लगाते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, तो हम लोग लगाते हैं प्रॉप। और 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, तो ब्यूट लगाते हैं, ब्यूट बट नहीं। और 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, मतलब पेंटा, है ना। तो यहाँ पे आगे जो है ना, ये सफिक्स की अगर बातें करें, सफिक्स की अगर बातें करें बच्चा, सफिक्स हमेशा आगे लगता है, हमेशा कहाँ लगेगा, आगे। जैसे मान लीजिए एल्केन, तो एल्केन ALKANE, ये जो ANE है ना, यही सफिक्स हुआ। अगर इसमें आप जोड़ दो ANE, तब ये क्या बन गया, मीथेन बन गया। अब वही मान लीजिए अगर ENE आप जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा, इथीन। और वही अगर मान लीजिए YNE अगर जोड़ दीजिएगा, इसमें क्या बनेगा, प्रोपाइन। और उसी तरीके से ANE इसमें अगर जोड़ दें क्या बनेगा, ब्यूटेन। और उसी तरीके से अगर ENE अगर जोड़ दिए तो क्या बना, पेंटीन। मतलब यहाँ पे सफिक्स आगे लग जाता है। 4 कार्बन तो मैंने बता दिया ब्यूटेन हो जाते हैं, 5 के लिए पेंटेन बनेगा। ANE मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड। जहां पे भी बच्चों अगर आपको ANE अगर नजर आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना वो से बनता है सिंगल बॉन्ड। इससे हमेशा क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अगर ANE है कहीं पे नजर आया, सिंगल बॉन्ड। वहीं पे अगर ENE है तो हमें समझ लेना, क्या समझ लेना है, डबल बॉन्ड बनेगा। और वहीं पे YNE है तो समझ लेना वो ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितने भी नजर आ रहा है बच्चा, सबका सब देखते हो, कार्बन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल ही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे अगर देखो तो सब सिंगल ही से हो रहा है, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और 4 गो स्टेबल होना चाहिए, 4 गो जो है ना इसके ऑटोमोस्ट सेल से बनना चाहिए। एक कार्बन इसके पास, एक कार्बन यहाँ पे 2 और ये 4, 2 इधर हुआ 2 इधर, 4, ये कार्बन स्टेबल हो गया। फिर इसको फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4, ये स्टेबल हो गया, है कि नहीं। 4 को डंडी पूरा करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी दिख रहा है इस सब का सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं। अब अगला अगर देखें बच्चा यहाँ पे, तो बोला कि चेन ब्रांचेज या रिंग्स के फॉर्म में अगर बनाना चाहते हो तो कैसे ही बना सकते हो। जैसे कार्बन का स्केलेटन अगर देखा जाए, 4 कार्बन एटम्स हैज 2 फॉर्म्स दिया गया। अब एक फॉर्म देख लो, इसमें कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रांचेज फॉर्म में, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन हो गया, है ना। अब इसको हम लोग चाहें, अब ये ऐसे हाइड्रोजन इसमें लगा दो। अगर हाइड्रोजन इसमें अगर लगा देते हो यहाँ पे, तो एगो है, यहाँ पे एगो इसमें दिख रहा है, 3 गो हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। यहाँ पे 1 2 गो है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन जुटेगा, 2 गो। यहाँ पे 1 2 गो है, इसमें कितना जुटेगा, 2 गो और जुटेगा। 1 इसमें है, इसमें कितना जुटेगा, 3। तो हो गया स्टेबल। देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया। तो यहाँ पे 3 गो हाइड्रोजन, 1 2 3 लगाया है, हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये कार्बन हुआ, 2 हाइड्रोजन इसमें लगा दिया। तो 4 गो डंडी देखना है, इसके पास 4 गो डंडी आया है कि नहीं आया, बिल्कुल आया है। इसके पास भी 4 गो डंडी आया है कि नहीं आया, ऐसे करके डंडी जो है 4 गो पूरा हो गया, मतलब वो स्टेबल हो गया। ऐसे करके भी इसको 4 देखना है, 1 2 3 4 गो डंडी पूरा है, 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4 कंप्लीट है कि नहीं। सो दीज स्ट्रक्चर हैव सेम फॉर्मूला। यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला की अगर बातें करें, सेम फॉर्मूला है, C 1 2 3 4, 4 को यहाँ पे हुआ है क्या, कार्बन। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 को क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 10 गो हाइड्रोजन, और यहाँ भी तो देखा जाए तो 4 गो कार्बन ही है और 10 गो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स किसको बोलते हैं, जहां पे केमिकल फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लॉन्ग चेन के हिसाब से था, और यहाँ पे ब्रांचेज के हिसाब से बोल सकते हैं, या रिंग्स के फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चा, आप हमेशा ध्यान रखो, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या होता है, जिसका अगर केमिकल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग। इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, लॉन्ग चेन में है बनावट, इसका क्या है, ब्रांचेज के फॉर्म है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम ही है। इसमें भी 10 गो हाइड्रोजन है और 4 गो कार्बन है, इसमें भी 10 गो हाइड्रोजन है और 4 गो कार्बन है। बात समझ में आ रहा है। वही अगर हम बात करें चेन ब्रांचेज या रिंग्स को, में थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब क्या, साइकिल फॉर्म में, रिंग्स के फॉर्म में। तो यहाँ जो आपको बच्चा दिख रहा है, ये कार्बन का स्केलेटन दिया गया है। अब इसमें हमको स्टेबल करना होगा। अगर स्टेबल अगर कराने हैं तो देखो, 1 2 गो डंडी, इसमें कितना जोड़ देंगे तो स्टेबल हो जाएगा, 2 गो। तब ना 2 गो हाइड्रोजन इसमें अगर जोड़ देते हैं, जैसे इसको ऐसे लिया गया, 1 2 गो ऐसे करके,
तो 1 2 और 3 और ये 4 स्टेबल हो गया। तो ऐसे करके सबको जोड़ दिया गया है। तो हम बोल सकते हैं सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स या साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 को कार्बन होगा। अब H12, अब ये सब कैसे निकाला जाता है अभी आपको जनरल फॉर्मूला मैं आपको लेके दूंगा। सैचुरेटेड के लिए, अनसैचुरेटेड के लिए आपको सब चीज बनना शुरू हो जाएगा। चेन ब्रांचेज एंड रिंग्स फॉर्म में थोड़ा सा एक और बातें कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड, अभी तो सैचुरेटेड की मैंने बात किया जो सिंगल बॉन्ड के साथ बनेगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं अनसैचुरेटेड के लिए डबल बॉन्ड के साथ, जैसे बेंजीन का। तो बेंजीन का फॉर्मूला 100% है ना, बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो बच्चों आपको बनाने के लिए आना चाहिए। फॉर्मूला क्या आता है C6H6 के हिसाब से, ठीक है। अब यहां बोला गया ये हमेशा साइक्लोहेक्सेन की तरह से, मतलब 6 को कार्बन के साथ और 6 को जो है हाइड्रोजन के साथ बनता है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो बोला गया स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक कंपाउंड्स में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकता है बेंजीन। तो ऑल कार्बन्स कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली कार्बन्स एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इस लाइन को हमेशा याद रखो, डेफिनेशन के हिसाब से आ सकता है। जो हाइड्रोकार्बन किसको कह सकते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ होता है, वही क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होता है। बात समझ में आ रहा है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होगा वही क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स होगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। इस बात को थोड़ा अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर लें, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा उसको आप क्या कहिएगा, एल्केन, ठीक है। सो द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर कंटेन्स वन और मोर, जो डबल बॉन्ड्स बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन, ठीक है। दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड, जहां पे दूगो अगर बना रहा है बॉन्ड, तो मैंने अभी बताया सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन। मतलब इस पे ध्यान देना, ANE अगर नजर आ रहा है सिंगल बॉन्ड, YENE लास्ट में सफिक्स नजर आ रहा है तो डबल बॉन्ड, और YNE अगर नजर आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड। ये बार बार बोल रहा हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बेंजीन की अगर बात करें जो कि डबल बॉन्ड है, आपको 4 को कार्बन ढूंढने हैं, जो कि आपको बेंजीन का C6H6 होता है। आप 6 का कार्बन है तो आप क्या करोगे, कार्बन एक यहाँ रखो, एक 6 को लगाओ, यहाँ पे रखो, फिर यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, और एक यहाँ पर रख दो, 6 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो गया, चलो 6 हो गया। अब देखो इस कार्बन के साथ अगर ऐसे करके अगर हम लोग लेके अगर चलते हैं तो सिंगल सिंगल तो यहाँ शेयर कर दिया, लेकिन अगर मान लीजिए दो हाइड्रोजन यहाँ लगाते हैं, दो हाइड्रोजन लगाने का मतलब 2 3 1 4, ये स्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर दो हाइड्रोजन अगर लगाते हैं तो 1 2 और 2 ये लगा दिया तो 4 तो हो भी कर दिया, 4 को स्टेबल हो जाएगा। लेकिन देखिएगा अभी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 2 को लगाते हैं तो 2 को अगर मान लीजिए समय लगा 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हाइड्रोजन। आपके पास 2 और 2 4 2 6, इतना ही में 6 को हो गया। अब ये तीनों को कंप्लीट हो रहा है ना, बाकी सा कार्बन स्टेबल हुआ नहीं हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कार्बन यहाँ कार्बन हम लोग इस तरीके से 6 कार्बन की अगर बातें कर रहे हैं और 6 कार्बन को हम लोग को लगाने हैं तो कैसे लगाना होगा, तो देखो यहाँ पे कार्बन के साथ लगा दो, 6 कार्बन लगाना, तो एगो हाइड्रोजन यहाँ लगाए, एगो हाइड्रोजन यहाँ लगाए, एगो हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, और यहाँ भी एगो हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, फिर भी कितना हुआ, एक एक हाइड्रोजन का तभी स्टेबल होगा। एक हाइड्रोजन, एक ये और ये, तीन का हुआ, 1 2 3 1 2 3, सब में 3 3 हो रहा है। आपके पास कितना नहीं 4, तो यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखो बहुत सिंपल फॉर्म तरीका है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। आप यहाँ पे डबल बॉन्ड आप काउंट करके देखो, 6 को इसका स्टेबल हो जाएगा, 1 2 3 और एगो हाइड्रोजन 4, 1 एगो हाइड्रोजन 2, फिर ये 3 और 4 स्टेबल हुआ। सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही है बेंजीन का फॉर्मूला, ठीक है, और यही स्ट्रक्चर है। तो डबल बॉन्ड के साथ बन रहा है तो अनसैचुरेटेड है, और ये आपका एल्कीन है, बेंजीन ENE नजर आ रहा है तो बट आप डबल बॉन्ड के साथ ये बना होगा। बात समझ में आया। अब बोला गया विल यू बी माई फ्रेंड, मतलब वर्सेटाइल नेचर के हिसाब से क्या कार्बन हम लोग का ये हो सकता है। कार्बन ऑल्सो बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होता है, हेलोजेंस का मतलब होता है 17th नंबर ग्रुप की बात कर रहे हैं। जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखोगे ना, उसमें एक हेलोजेंस वाले ग्रुप आते हैं जो 17 नंबर पे आते हैं।
जो कि चमकीला उमकीला सब रहता है, जिसमें आप बात करें फिर कल बाहर आएगा अमन। तो अगर बात करें फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, आयोडीन की बातें करें, ठीक है ना, सब रहता है चमकीला वाला, उसी को बोलते हैं हैलोजेंस ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप नंबर कितना 17 में होता है हैलोजन, जो चमकीला होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, ये सब इसके साथ जोड़ सकता है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। सो इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय दिस एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। अच्छा बच्चा, जहां पे भी अगर पहले से कोई हाइड्रोजन अगर है और जो कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है, जैसे मीथेन हुआ, ये मीथेन अगर बना हुआ है, अब इस मीथेन में 4 गो हाइड्रोजन दिख रहा होगा। अब इस चारों हाइड्रोजन में से अगर मैं यहाँ पे अगर कार्बन, यहाँ पे 3 गो हाइड्रोजन और 1 गो क्लोरीन अगर जोड़ दूं, तो यहाँ पे इसका नाम ही चेंज हो जाएगा। तो क्या बोला गया यहाँ पे, क्या बोला गया, एलिमेंट को अगर रिप्लेसिंग कर देते हाइड्रोजन के जगह पे अगर दूसरे एलिमेंट्स को अगर आप जोड़ दोगे, उसको क्या कहोगे, हेट्रो एटम्स बोलोगे, ठीक है ना, हेट्रो एटम्स बोला जाता है, ठीक है। सो हेट्रो एटम्स कैन बी द ग्रुप ऑफ कंटेनिंग दीस गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है टू द कंपाउंड। सो रेगुलर बोला गया रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द चेन, सो दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मतलब यही मैं बात अभी करने वाला हूं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड में, कोई भी हाइड्रोकार्बन्स में अगर वहां से हाइड्रोजन को चेंज करके दूसरा कुछ अगर लगा देते हैं, उसका कायनात, उसका फंक्शन ही चेंज हो जाता है। आप यहाँ पे देखने के लिए यहाँ बन जाओ, इसको आप क्या बोलोगे, CH4 को आप क्या बोलोगे, मीथेन। इसको क्या बोलते हो, मीथेन बोलते हो ना, हाँ या ना। अगर आपको फॉर्मूला जल्दी याद हो जाता होगा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, मीथेन। अब यहाँ पे जो लिखे हैं इसको भी अभी रहने देते हैं, और इसी चीज को मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कार्बन कितना नजर आ रहा है, 1। अब इसमें हाइड्रोजन अगर आप जोड़ देते हो तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपने जोड़ा और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ा, तो 4 गो हाइड्रोजन आपको इस तरीके से जुटा हुआ मिलता है, ये मीथेन हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कहूं, अगर इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं Cl, तो यहाँ पे इसको क्या कहिएगा, हेट्रो एटम्स। और बोला गया जैसे पहले से कोई हाइड्रोकार्बन्स है, वो हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे था, और जैसे मैंने कोई दूसरे प्रॉपर्टीज के कंपाउंड्स को जैसे मैंने जोड़ दिया, उसके लेंथ, उसके नेचर चेंज हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब बताओ इसको आप क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे, क्योंकि क्लोरीन लगने से क्या बनता है, क्लोरो। तो अब ये जो बन जाएगा क्लोरो, ठीक है। अब ये मिथ तो लगेगा क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन है, कार्बन कितना 1, तो 1 के लिए क्या लिखते हैं, मिथ। और क्लोरो क्यों लगा, क्योंकि इसके ये प्रीफिक्स लगा दिए, पहले लगा दिए। अब ये मिथ हुआ। सिंगल बॉन्ड के साथ अगर होता है, जहां पे भी अगर सिंगल बॉन्ड की बात किया जाएगा तो वहां पे क्या लगता है, ANE, तो यहाँ पे लग जाएगा ANE। इसको क्या कहेंगे, क्लोरोमीथेन। इसको क्या कहेंगे बच्चा, क्लोरोमीथेन। बात समझ में आ गया। तो ऐसे चेंज हो गया, पहले था मीथेन, अब ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन हो गया। फंक्शनल ग्रुप चेंज, मतलब नाम जैसे कुछ और था और यहाँ मैंने चेंज। अब उसी तरीके से अगर Br लगाते हैं तो ब्रोमोमीथेन हो जाएगा, I लगाते हैं तो आयोडोमीथेन हो जाएगा। हाँ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लग गया, और डबल बॉन्ड होता तो ENE लग जाता, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो YNE लग जाता। बस ये इतना ध्यान रखना सफिक्स पे, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया बच्चा, ये बातें समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पर अगर देखो, ये सिंगल बॉन्ड के साथ नजर आ रहा है, अब इसको क्या कहोगे, इसका नाम आप क्या देना चाहोगे, 1 2 3 4 5, C5। और हाइड्रोजन कितना है, तो 1 2 3 4 5, इधर भी 5 10 और 2 12, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 12। अब बताओ सिंगल बॉन्ड के साथ है ना, अब कार्बन 5 के लिए आप क्या लगाते हो, पेंट लगाते हो, हाँ या ना, पेंट। आप बताओ ये सिंगल बॉन्ड के साथ है डबल बॉन्ड के साथ, तो सिंगल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे ANE लगा देने। तो आप ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है, पेंटेन का। ये किसका फॉर्मूला है, पेंटेन का। समझ में आ गया। आप उसी तरीके से यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो है, सेम इसी तरीके से 5 को लगा, तो आपने 5 के लिए क्या लगाया, 5 के लिए क्या लगाते हो, पेंट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान जाए सिंगल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे तो है ही है, तो ANE तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं एक हाइड्रोजन को हटा दिया। पहले हाइड्रोजन कितना था, 12, अब यहाँ पे कितना है, 5 5 10 और 1 11, और यहाँ पे एक OH है। OH किसके लिए लगता है, अल्कोहल के लिए, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे अल्कोहल के लिए अगर लगा, तो सिंगल बॉन्ड है, ये किसमें, इसमें क्या नजर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हो बच्चा, ANE। लेकिन यहाँ पे जो सफिक्स
सफिक्स दिख रहा है OH लग गया, OH मतलब इसका सफिक्स अल लगता है अल्कोहल, तो इसको ई को हटा दिया जाता है। अब ये जो बनेगा क्या बनेगा, PENTANOL हो जाएगा। अब ये है ना पेंटेनॉल बन गया, सॉरी AL लगेगा अल्कोहल के लिए, मतलब पेंटेनल लग जाएगा इस तरीके से, ऑल लगेगा ना, ऑल लगता है, ठीक है, अल्कोहल तो OL लग जाता है, इस तरीके से पेंटेनॉल बन गया। तो ऐसे ही हम लोग को आगे चल के इसको सीखने हैं। जैसे देखो ये ही OH लगता है, ठीक है ना, ऑल की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखना ये है, इसको बोलते हैं हेटेरो आइटम्स, जो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडो, फ्लोरो, ये सब जितना भी है ये सब हैलोजन ग्रुप के होता है। अगर ये लग गया सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अल्कोहल के लिए कोई भी कार्बन अगर आपको मिलेगा, जैसे अभी आपको दिखा रहे थे, तो कोई भी कार्बन के साथ अगर जुड़ गया OH, तो ये क्या बोलेंगे, अल्कोहल के लिए है। और कोई भी कार्बन अगर है उस कार्बन चेन में अगर लग गया सिंगल H और डबल O के साथ, आप बोल दोगे यहाँ पे एल्डिहाइड है, ठीक है। कीटोन के लिए क्या होता है, कीटोन जो होता है बच्चा वो हमेशा कार्बन के सेंटर में रहना पसंद करता है। कार्बन जो भी होगा उसके डबल बॉन्ड के साथ सेंटर में, मतलब कार्बन दोनों तरफ। अच्छा, कहीं भी ये जो अल्कोहल है OH है, ये कहीं भी एक तरीके से टर्मिनल पे लग सकता है, स्टार्ट में भी लग सकता है, लास्ट में भी लग सकता है। लेकिन ये जो कीटोन है ना, कीटोन हमेशा कहां पर रहना पसंद करता है, सेंटर, मतलब उसको बॉडी गार्ड चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। सो फ्री वैलेंसी ऑफ द ग्रुप आर शो इन द सिंगल लाइन, सो द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन। ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, किसी भी कार्बन चेन में इसको अटैच कर दो थ्रू द वैलेंसी, वैलेंसी उसको होना चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, है कि नहीं। ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर एक बच गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए आप लोग क्या लगाते हैं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और O, डबल बॉन्ड O और OH भी लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो बोला गया होमोलोगस सीरीज, ये बात आपको समझ में आ गया। होमोलोगस सीरीज किसको कह सकते हैं बच्चा, तो होमोलोगस सीरीज हम लोग बोलते हैं जब फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। एग्जांपल केमिकल प्रॉपर्टीज अगर बात करें, जैसे CH3OH की बातें करें, C2H की बातें करें, ये सब जितना भी दिख रहा है OH सब का सब क्या है, अल्कोहल है। ये सब का सब क्या नजर आ रहा है, अल्कोहल। अब ये जैसे ही अल्कोहल नजर आ रहा है, सच सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप में है, सब्स्टिट्यूट द हाइड्रोजन इन द कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। इसको सिंपल से बात कर सकते हैं, जहां पे CH2 का डिफरेंसेज होता है ना, जहां पे CH2 का डिफरेंसेज हुआ, जहां पे CH2 का डिफरेंसेज हुआ, वो आपका होमोलोगस सीरीज है। या आप कह सकते हैं 14th अध्ययन है AMU का, अगर बात करें एटॉमिक मास यूनिट का, अगर डिफरेंसेज हुआ वो भी आपका क्या बन जाएगा, होमोलोगस सीरीज बन जाएगा। तो 14th या तो CH2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको बोल सकते हैं होमोलोगस सीरीज का, जो एल्केन्स के लिए, ये किसके लिए है, एल्केन्स के लिए। सो दे सो डिफर, बोला कि 14th यूनिफाइड मॉलिक्यूलर ऑफ मासेस बिटवीन द पेयर ऑफ एटॉमिक मास। अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, 6 दूनी 12, मास यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 है तो 2, 6 दूना 12 था उधर, 12 2 कितना 14 हुआ। जहाँ 14th मास आप 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या समझ में आया, तो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही होगा, केमिकल फॉर्मूला एक ही होगा। जैसे देखो CH4 CH2 C3 CH, ऐसे करके यहाँ जो दिख रहा है सब में कितने की डिफर कर रहा है, 2 का। यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 कार्बन से 1 कार्बन गया, 1 कार्बन बचा, और 6 कार्बन से 4 कार्बन गया तो 2 कार्बन बचा। यहाँ 3 कार्बन से 2 कार्बन अगर चला गया तो 1 बचेगा, और 8 में से 6 को चला गया 2 बचेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है सीरीज एक तरीके से होमोलोगस सीरीज, तो सब में अगर एक दूसरे से 2 का डिफरेंस अगर जा रहा है CH2 का, अब उसको बोल सकते हो होमोलोगस सीरीज बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है होमोलोगस सीरीज, अगर एल्कीन्स की बात करें, वहां था एल्केन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बात करें, एल्कीन का, चाहे एल्केन की बात करें, एल्कीन की बात करें या एल्काइन की बात करें, ठीक है ना। एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, कोई भी अगर आप प्रॉपर्टीज केमिकल्स का लेते हो, सब में अगर CH2 का डिफरेंस अगर आएगा, जैसे यहाँ देखो ये आपको क्या दिख रहा है, इथेन की तरफ से नहीं आया, ठीक है ना। CH4 की बात की, इथीन है ना, इथीन। अब इथीन है, अब उसके आगे सब इसको बनाते चले जाओ, सब देखो यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 बचेगा, 6 4 है, 2 बचेगा, ऐसे करके माइनस करके देखो, ठीक है। अब यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट जो मैं बताने वाला था वो ये है जनरल फॉर्मूला एल्केन की, ALKENE, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, CnH2n। याद रखिएगा, N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। उसी तरीके से जनरल फॉर्मूला अगर बात करें एल्केन के लिए, ANE के लिए CnH2n+2 हो जाता है बच्चा। जनरल फॉर्मूला अगर बात करें एल्काइन का, CnH2n
H2n -2 हो जाता है। तो कृपया करके इस फॉर्मूला को याद रखें और इसी फॉर्मूला पे आप नंबर ऑफ कार्बन्स को वैल्यू पुट करते चले जाइएगा, वैसे वैसे आपका वो सीरीज निकलते हुए चले जाएगा। पहले 2 कार्बन रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा, और ऐसे ऐसे अगर मान लीजिए रखते जा रहा है ENE वाले पे, मतलब यहाँ पे ENE कहाँ गया, ENE भैया, ENE यही वाला है, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूला पे रखते चला गया, दो अगर मान लीजिए, चलिए आपको ये मान निकाल के दिखाते हैं इथिन कैसे निकला। तो यहाँ पे CN और H2n है ना। अगर मान लीजिए कार्बन के यहाँ पे CN फॉर्मूला है CN, इसका है H2n। अगर कार्बन अगर N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे H 2 अकुन्य 2 रख देंगे, C2 और H दूना कितना बनेगा 4। तो यही निकल के आता है, आता कि नहीं आता है। तो ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। ये आपको इसी फॉर्मूला पे सब पुट करते चले जाना है, आपको निकल के आता चला जाएगा, इंक्रीज करते चला जाता है। अब होमोलॉगस सीरीज की अगर बातें करें जो अल्कोहल्स के लिए, तो यहाँ पे OH जहां पे भी नजर आया समझ लेना वो अल्कोहल, और सब में आपको CH2 का ही डिफरेंसेस मिलेगा। बात समझ में आ गया। अब आगे सुनो बच्चा, नोमेनक्लेचर बहुत ही यूनिक टॉपिक है। मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ, फिर भी आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ उसको रिवाइज कराने में, नहीं तो ये 10-15 मिनट 20 मिनट ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो लोग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नोमेनक्लेचर की अगर बातें करें तो किसी भी कंपाउंड्स का नामकरण उसका नाम क्या होना चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे इसके लिए हम लोग जो नोमेनक्लेचर करने वाले बच्चा, ये तो आपको लिखा हुआ चीजें दिख रहा है, लेकिन मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं जिसको बनाते कैसे। पहली बात यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात बोला कि मेथड जो है ना नेमिंग करने का क्या हो सकता है। तो आपको यहाँ जो दिख रहा है इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, इसको सफिक्स बोलते हैं। कार्बोइक, ठीक है ना, एल्गोइक बात करें, हेलोइक कार्बोनिक बात करें, एमिडो बोले, कैनो बोले, ऑक्सो बोले, इस तरीके से। और लास्ट में जो लगता है एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, लास्ट में एल लगता है। अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। कार्बोजेलिक एसिड के लिए, कार्बोनिक एसिड के लिए ओइक लगाते हैं, OIC लगाते हैं, है कि नहीं है। तो आपको ये चीजें याद रखना है। ANE लगा सिंगल बॉन्ड, और ANE लगा तो सिंगल बॉन्ड मैं बोल चुका हूं, और ENE लगा तो डबल बॉन्ड, और YNE लगा तो ट्रिपल बॉन्ड। बस इतनी सी बात रखना है। और सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, ठीक है ना। अब बाकी बात हम कहते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आइड्रो, फ्लोरो, ये सब क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स होता है ना। ये सब क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर मान लीजिए आप सब्स्टिट्यूएंट्स अगर लेते हो मिथाइल का, ठीक है ना, या इथाइल का, ये कभी भी ध्यान रखना है टर्मिनल पे नहीं लगाना है, लॉन्ग चेन के ऊपर लग सकता है, मेन चेन में नहीं आता है, मतलब मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं होगा। उसी तरीके से अगर बात करें बच्चा, चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या आयोडीन की बात करें, ये कहीं भी लग सकता है, लास्ट में लग सकता है, पहले लग सकता है, ठीक है। अब ये जैसे अगर हम लोग अगर सब्स्टिट्यूएंट्स अगर यूज करते हैं, तो इसका हम लोग नामकरण जो नेमिंग करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ये हम लोग को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो अगर सिंगल बॉन्ड की लगेगा तो AN लगेगा, डबल बॉन्ड की लगेगा तो EN लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड की लगेगा तो YN, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां से हम आपको नामांकन करने के लिए सबसे पहले इस बात को समझा दें पहले फिर से। अगर अल्कोहल होगा तो OL लगाना, वैसे ध्यान रखना। और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, AL सफिक्स होता है, और कीटोन के लिए ONE लगता है, अन पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये लगाएंगे। और कार्बोजेलिक एसिड के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। और इसके आगे एल्केन के लिए ENE, और एल्काइन के लिए एल्केन के लिए ANE, और एल्किन के लिए ENE, और आइन के लिए YNE के लिए आपको पता चली गया होगा। ये जरूरी है समझना। और जब ये आप अगर समझ जाते हो तो अब यहाँ पे आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चा मैं बात करने जा रहा हूं आपको समझना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स किसको बोलते हैं, CH3 और C2, चाहे आप यहाँ पे बात कर सकते हो। ये आपका क्या बना, मिथाइल, ये बना इथाइल। तो यहाँ पे जो दिख रहा है इथाइल या मिथाइल की बातें कर रहे हैं, पहले ये मिथाइल होगा फिर ये इथाइल होगा, ठीक है। जो कि हमने बोल दिया है वैसे नॉट इन्वॉल्व इन मेन चेन, ये मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं होता है। बाकी बात ये हुआ क्लोरो, ये हुआ आपका ब्रोमो, ये हुआ आयोडो, ये हुआ आपका फ्लोरो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस या 3 कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है और इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका नामांकन कैसे कर सकते हैं। जैसे उसके लिए रूल्स क्या है, थोड़ा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना होगा। नोमेनक्लेचर में यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ बच्चा।
ध्यान से, उनमें 3 ही क्वेश्चन लिया, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत सारे एक्सरसाइज मैंने क्वेश्चंस करवाने का यहाँ पे सोच रहे हैं, जिसको करवा दें। आप देखो नोमेनक्लेचर के लिए क्या है, स्टेप नंबर 1, आप क्या करना, सबसे पहले लॉन्ग चेन को ढूंढना है, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे नजदीक वाला जो सब्स्टिट्यूएंट्स होगा उसको पहले लिखना है, उसको पहले काउंट करना है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तीसरी बात, आपको देखना है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसा बॉन्ड आपको नजर आएगा वैसे अकॉर्डिंग आपको मैंने सिखाया है। अगर ANE वाला किसके लिए लगता है, सिंगल बॉन्ड के लगता है, और ENE वाला डबल बॉन्ड के लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN लगता है। तो आपको बॉन्ड ढूंढ लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे चीजें हो जाएगा। अब लास्ट में जो देखना है, क्या इसमें किसी प्रकार का सफिक्स दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट्स तो आपको मैंने बता दिया, अगर कोई सफिक्स है, जैसे अगर बात की OH है या ONE है, ठीक है ना, तो वो कहाँ पे क्या है, नहीं है। OH है तो अल्कोहल की बातें होगा, है कि नहीं है। और उसके बाद OIC जो कार्बोजेलिक एसिड के लिए होता है, ये आपको ढूंढना हो। ये 4-5 बातें आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। चलो अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो, इसको चाहो तो लंबा सा चेन ढूंढने के बाद इसको आप पोजीशन नंबर भी देख दो, ये पहला नंबर पे है, ये दूसरा नंबर पे है, और ये तीसरा नंबर पे है। अब इसको एक तरफ ऐसे भी काउंट कर सकते हो, पहला नंबर पे है, दूसरा नंबर पे, और ये तीसरा नंबर पे है ना। तो क्या होता है ना, लॉन्ग चेन तो आपका यही हुआ। अब देखो H3 का मतलब 3 गो हाइड्रोजन है और 1 गो कार्बन, ये स्टेबल हुआ 3 और 1 4, यहाँ भी 1 2 3 1 4, इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा आपका मिथाइल, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग नेमिंग करें तो क्या कर सकते हैं, इसका क्या बनेगा, नोमेनक्लेचर के साथ इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो जो सबसे नजदीक होता, चाहे आप इस तरफ से काउंट करो या इस तरफ से काउंट करो, ये दूसरे नंबर पे ही क्या नजर आ रहा है, मिथाइल नजर आ रहा है ना। तो हम लोग इसका पोजीशन नंबर अगर लिखें तो सबसे पोजीशन नंबर लिखा जाता है, तो लिखेंगे 2। कौन से नंबर पे ये मिथाइल है, दूसरा नंबर पे, और ये तो स्टेबल है कार्बन, ये मिथाइल नहीं है। अब बोलिएगा क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया, मिथाइल इथाइल लॉन्ग चेन में नहीं काउंट किया जाता है। तो ये लॉन्ग चेन मैंने इसको डिसाइड किया तो नहीं काउंट करने हैं, ठीक है, समझ में आया ना। इसी वजह से ये काउंट नहीं होगा, ये नहीं सर, ये भी तो CH3 यहाँ पे लिखा, ये भी CH3 है, तो ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर पे ये मिथाइल है, लिखेंगे 2 कॉमा लगा दो या 2 हाइफन इस तरीके से लगा दो। मिथ तो लगेगा लेकिन मिथाइल लगेगा, 2 मिथाइल लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो कार्बन आपके पास 1 2 3 है, तो 3 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो मिथ इथ प्रोप, तो 2 मिथाइल यहाँ पे प्रोप तो लग जाएगा। अब बताओ सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ANE लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या पड़ा, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि दूसरा नंबर पे ये मिथाइल। चलो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चंस की बातें कर लेते हैं, तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा आखिर मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे देखो अब इस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, इसका भी पोजीशन पे लंबा चेन, सबसे लंबा चेन तो यही नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पे एक पोजीशन नंबर दे दो 2, फिर ये 3, फिर ये 4 5 6 और 7, ऐसे करके काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, दोनों तरफ 7। अब देखो बच्चा इधर से अगर काउंट कर रहे, इधर से अगर काउंट कर 1 2 3 नंबर पे यहाँ मिथाइल है, ठीक है ना। और फिर ऐसे करके काउंट कर 4 नंबर पे मिथाइल है, चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, बात बराबर पड़ेगा, मतलब ये CH3 इधर लिखो या ऊपर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तीसरा नंबर पे भी मिथाइल है और चौथा नंबर पे भी मिथाइल है, ऐसे करके तीसरा चौथा पे दोनों पे मिथाइल है। अब यहाँ पे देखे 1 2 3 चौथा, यहाँ पे 4 नंबर मिथाइल, तो सबसे कम नजदीक कौन सा नजर आ रहा है, तीसरा पर सबसे कम नजदीक वाला सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो ये है, तीसरा नंबर पे है ना। तो क्या है ना, सबसे पहले लॉन्ग चेन को ढूंढने पड़ते हैं और सबसे नजदीक वाला सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखना है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर पे है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 कॉमा, अच्छा चौथा नंबर पे भी है तो 3 कॉमा 4 लिखेंगे। अब कितना मिथाइल हुआ, एगो मिथाइल यहाँ है, एगो मिथाइल यहाँ है ना, इसीलिए क्या लगेगा 3,4 डाई मिथाइल, क्या लगेगा बच्चा 3, डाई मिथाइल, डाई मतलब क्या होता है 2। अब यहाँ पे 3 पे भी है और चौथा नंबर पे भी है, और डाई मतलब 2 मिथाइल, इसी वजह से क्या लगा
डाई लगा, डाई मिथाइल। अब यहाँ पे ढूंढने हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 गो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 किए हैं ना, तो 7 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हेप्ट लगाते हैं। 7 को कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हेप्ट। और देखो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ANE। तो ये क्या बना, 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन बन गया। चलो अब यहाँ पे इस तरीके से तो आपको मिलवे करेगा, मैं आपको बहुत बेसिक सा चीज सिखा रहा हूं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे भी अगर सबसे लॉन्ग चेन को अगर ढूंढोगे बच्चा, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, 1 2 3 4। अब ऐसे करके 1 2 3 और 4 ऐसे करके आप लिख दिया। अब देखो यहाँ पे नेमिंग के हिसाब से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ऐसे करके देखो दूसरा नंबर पे भी ऐसे करके देखेंगे, तीसरा नंबर पे ऐसे करके दूसरा तीसरा, ऐसे दोनों तरफ से अगर ऐसे करके भी काउंट करते सेम पोजीशन नंबर पता चल रहा है, और ऐसे भी चल रहा है तो सेम पोजीशन चल रहा है। तो आपको ऐसे नहीं चलना, ये अल्फाबेटिक है। ये अगर मान लीजिए जहां पे भी अगर अल्फा, ठीक है ना, अल्फाबेटिक की अगर बातें किया जाता है, तो वहां पे आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद क्या आता है, सी। तो वैसे ही आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, 1 2 ऐसे करके जा रहे हैं, दूसरा नंबर पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन। लेकिन अब बताओ ब्रोमीन और क्लोरीन ये बी से शुरू हो रहा है और ये सी से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, तो सर बी आएगा। इसके बाद क्या आएगा, सी। तो बी आ रहा है मतलब ब्रोमीन, तो यहाँ पे लिखेंगे कितने नंबर पे है, 2 नंबर, तो 2 ब्रोमो। ब्रोमीन के लिए क्या लगता है, ब्रोमो, ठीक है ना। क्लोरीन के लिए क्या लगता है, क्लोरो। तो 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो। उसके बाद 3 क्लोरो, 3 क्या बनेगा, क्लोरो। इतना ही लिखेगा, पहले 2 ब्रोमो, पहले बी आएगा तब सी आएगा, फिर आगे डी आएगा, ऐसे करके। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब बताओ कितने नंबर कार्बन है, 4 गो है। 4 के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, ब्यूट लगाते हैं ना, तो BUT लगा दिए। अब ये देखो बच्चा सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, तो सब में आपको क्या नजर आ रहा है, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। इसमें अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड होता, अगर डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत सिंपल से, अगर डबल बॉन्ड होता तो ई लग जाता, और ट्रिपल बॉन्ड अगर होता तो YNE लगे। बस यही फर्क है और कुछ नहीं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस यही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नोमेनक्लेचर को आपको समझाने की कोशिश किया, बाकी बात आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग आगे की अगर बात करें, नोमेनक्लेचर समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर देख ले बच्चा, तो बोला कि नोमेनक्लेचर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनता है, तो ये आपके बुक में इस तरीके से दिया गया है। कृपया करके इसको अच्छे तरीके से देखें और बनाएं। देखो बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। ये Cl लग गया था, आप इसको क्या बोलोगे, क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के साथ है। OH लग गया तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, है कि नहीं है। और उसका डबल बॉन्ड के साथ अगर O लग गया और H लग गया तो प्रोपेनॉल एल्डिहाइड के लिए होता है, सफिक्स लगा देंगे। उसके बाद यहाँ बच्चा देखते रहे आपके, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ बीच में जो है ना एक डबल बॉन्ड के साथ O नजर आ रहा होगा, बुक में आप देख लेना, उसको बोलते हैं प्रोपेनॉन, क्योंकि ये कीटोन है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के साथ जो है ना O और OH है, इसको मतलब ये प्रोपोनिक एसिड हो जाएगा। प्रोप मतलब क्या, 4। तो जहां पे 4 गो, 1 2 3, तो सॉरी प्रोप किसके लिए लगता है, 3 के लगता है। अब ब्यूट किसके लगता है, 4 के लिए लगता है। उल्टा हो गया होगा, इससे पहले जो मैंने बताया था उसके हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात है आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर आगे अगर देखते हैं, कंबशंस मतलब टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड से बातें करें बच्चे, कंबशन, तो कंबशन होने के लिए क्या होना जरूरी है, तो भाई ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर अगर देखें, कार्बन ऑल इलेक्ट्रोफिक्स फॉर्म्स मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव CO2 रिलीजिंग एंड हीटिंग लाइटिंग दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन को जोड़ दो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट और लाइट देवे करेगा, और मीथेन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दो तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट लाइट देवे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात जो दिख रहा होगा बच्चा, बोला कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली जो देगा वो क्लीन फ्लेम देता है। इसको अच्छे तरीके से याद कर ले, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, बोला कि जनरली जो हम लोग को मिलेगा वो क्लीन फ्लेम मिलेगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला गिव अ येलो फ्लेम विद अ ब्लैक स्मोक और स्कूटी डिपोजिट कार्बन, जैसे कि
यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल सैचुरेटेड है, ब्लू फ्लेम दिख रहा है, और यहाँ जो दिख रहा होगा ये अनसैचुरेटेड है, जो कि यहाँ पे आपको येलो स्कूटी फ्लेम नजर आ रहा है। ठीक है, अल्कोहल बोला गया इज सैचुरेटेड एंड बर्न्स विथ क्लीन ब्लू फ्लेम होता है। जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल है ना, जब अल्कोहल को जलाया जाएगा ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे आपको जो है ना बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा ब्लू फ्लेम के साथ, इसको बोलेंगे सैचुरेटेड। तो कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। तो कंबशन के लिए आप और भी बातें समझ सकते हो बच्चा। लाइट बोला गया बंसेन बर्नर एंड एडजस्ट देयर एयर होल, द बेस ऑफ गेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स, प्रेजेंस ऑफ स्मोक हो गया। इफ देयर इज नो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इनकम्प्लीट कंबशन कहलाता है, अगर पूरे तरीके से उसको अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होता है। और जहां पे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई करने हुआ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो येलो स्कूटी फ्लेम में चला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर ऑक्सीजन। अगर जहां पे सफिशिएंट होगा वहां पे ब्लू फ्लेम निकलेगा, और जहां पे सफिशिएंट नहीं होगा वहां पे येलो अगर बात करें स्कूटी फ्लेम निकलेगा। ठीक है, चाहे गैसेस की बात करें, केरोसिन स्टोव से आज बोला गया इनलेट्स ऑफ इनलेट्स जहां से निकलता है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर द फ्यूल आर बर्न टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। ये बात समझ में आ गई। एक ही बात कह रहे हैं यहाँ पे, जब भाई जितनी भी चीजें हैं अगर सही तरीके से अगर जल रहा है अगर ब्लू फ्लेम के साथ, तो इसका मतलब वो अगर कहा जाए तो सफिशिएंट एयर मिल रहा है, और जहां पे नहीं मिल रहा है येलो है तो सफिशिएंट नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो ब्लू फ्लेम के साथ है और यहाँ पे ब्लू फ्लेम के साथ नहीं है, यहाँ पे अलग अलग लेयर, यहाँ पे ब्लू फ्लेम के साथ नहीं नजर आ रहा है। सो व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद अ व्हाइट विदाउट अ फ्लेम? तो क्या इसका जवाब होगा कंबशन के लिए अ फ्लेम इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन गैसेस सब्सटेंस बर्न, सो कैंडल और एलपीजी बर्न विद फ्लेम के साथ जलता है। सो वुड कोल और चारकोल बर्न विद द फ्लेम फर्स्ट ड्यू टू द, अगर देखा जाए वोलेटाइल सब्सटेंसेस इन देम आफ्टर दे कैन बोला गया ग्लो रेड एंड गिव्स आउट हीट। सो एटम्स ऑफ गैस सब्सटेंस आर हीटेड, ग्लो प्रोड्यूसेस फ्लेम। सो ईच एलिमेंट प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक कलर। एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए हीटिंग अ कॉपर वायर, फ्लेम गिव्स ब्लिस ग्रीन फ्लेम देता है। जैसे अगर आप कॉपर वायर को जलाओगे तो आपको ब्लिस ब्लू कलर का, ब्लू विट्रोल भी कहते हैं इसको, आपने तीसरा चैप्टर में पढ़ा होगा उसके हिसाब से निकल जाता है। येलो कलर बोला गया कैंडल फ्लेम इज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। जहां पे भी अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जहां पे अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा वहां पे आपको कैंडल जो है येलो कलर के साथ फ्लेम देगा, और जहां पे अगर देखा जाए कंप्लीट कंबशन होता है वहां पे आप समझ सकते हो ब्लू के हिसाब से। ठीक है, और भी अगर बातें देखें जो फॉसिल फ्यूल्स की अगर बातें फॉर्म द बायोमास बाय बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा होता है। यहाँ भी आपको जो है ना फ्लेम के साथ बनने की बातें कर रहे हैं। सो मिलियंस ऑफ ईयर ट्री फॉर्म्स लाइक अदर प्लैनेट्स आर क्रश्ड इनटू द अर्थ ड्यू टू अर्थक्वेक या वोल्केनिक प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या बनता है कोल। आपको पता ही होगा कोल बनने का जो प्रोसेस है बहुत सारे टाइम के बाद क्या होगा, जब कोई भूकंप आता है ऐसा कुछ अगर आया, लैंडस्लाइड भी अगर हुआ तो पेड़ पौधे और भी चीज क्या होता है धरती के नीचे दब जाता है, जो मिलियंस ऑफ ईयर के बाद वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है, और कोल ही क्या है कार्बन की बात कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज का, कार्बन्स बोला गया कंपाउंड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन के हिसाब से। अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, सो हियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ये फॉर्मूला होता है, इसके वजह से बोला गया एसिडिफाइड पोटेशियम, ये भी एक तरीके से आपको कहा जाए तो ये भी आपका बनेगा ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंसेस दैट कैन add oxygen to other, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंसेज में ऑक्सीजन को ऐड कर देगा और अपने आप को घटा लेगा। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको CH3 जो नजर आ रहा है, ठीक है, CH3 में जैसे ही यहाँ पे अल्कोहल के साथ अगर बातें करें जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, अब अल्कलाइन जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके साथ हीट, तो यहाँ पे आपको मिलके बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन आप जो देख रहे हो डिसअपीयर हो जाता है, समझ में आ गई, पर्पल कलर के हिसाब से बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें बच्चा अगला अगर बात है तो बोला जा रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किसको बोल सकते हैं, जो कि अनसैचुरेटेड में आएगा, जैसे वेजिटेबल्स ऑयल है ना, अब ऑयल में अगर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के हिसाब से ये पूरे तरीके से गढ़ हो जाएगा, जैसे डालडा होता है ना पूरे तरीके से वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एड अदर बोला गया हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की बात करें जो एक्सटर्नल जो है ना कोई भी अगर उसको प्रोसेस होने में हेल्प करता है उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट।
सच एज यहाँ पे प्लैटिनम की बातें कर सकते हैं, निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रो, निकल भी ले सकते हैं यहाँ पे। कैटलिस्ट क्या होता है? द सब्सटेंसेस दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। बात समझ में आ गया? कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसे चीज होता है जो इन्फ्लुएंस करता है रिएक्शंस को विदाउट एनी चेंज इटसेल्फ, उसको बिना कोई चेंज किए हुए रिएक्शंस में हेल्प देता है। सो दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल्स यूजिंग निकल कैटलिस्ट के हिसाब से होता है, जो तेल से डालडा या उसको जमने की बात कह सकते हैं, ठीक है। सो वेजिटेबल्स ऑयल बोला गया जनरली हैव लॉन्ग और अनसैचुरेटेड होता है कार्बन चेन, फैटी एसिड को ऐड कर देता है। सो अगर कहा जाए यहाँ पे हेल्दी एनिमल्स बोला गया फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ के लिए। इसी वजह से डालडा जैसे चीजें नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो सैचुरेटेड बनाते हैं, वो फैटी बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगर बातें करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोल सकते हैं? तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो बोला गया यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अनरिएक्टिव और इनर्ट। जैसे नोबल गैस क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोल सकते हैं, ठीक है ना, या अनरिएक्टिव बोल सकते हैं, वो किसी तरीके से रिएक्टिव नहीं है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रीजेंट्स बोला गया यहाँ पे, सो हाउ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी फास्ट। यहाँ पे इथेन प्लस क्लोरीन, इथेन प्लस क्लोरीन के सनलाइट के प्रेजेंस में अगर होता है तो क्लोरो इथेन प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर दे रहा है। तो यहाँ पे इथेन और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन इसके साथ आ गया तो बन गया क्लोरो इथेन बन गया, और हाइड्रोजन कमजोर है तो उसको अलग कर दिया। तो ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम लोग एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सो हियर क्लोरीन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन, सो हायर होमोलोगस ऑफ एल्काइंस कैन फॉर्म एनी मेनी प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, यहां से क्वेश्चन आएगा ये आएगा। इथेनॉल इज बोला गया लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। इथेनॉल को हम लोग अल्कोहल के भी नाम से समझते हैं। एंड इज द एक्टिव बोला गया यहाँ पे ये इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए होता है। सो इट इज अ गुड बोला गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें हम लोग मिलाते हैं। और सॉल्यूट क्या होता है? जो चीजें मिलाते हैं, जैसे पानी सॉल्वेंट हो जाएगा ना, तो पानी में ये मिल जाता है, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज यूज बोला गया मेडिसिन सच एज बोला गया टिंचर ऑफ आयोडीन की बातें करें, कफ सिरप की बातें करें, टॉनिक्स की बातें करें, ये सब बनने में हेल्प करता है। इथेनॉल इज सॉल्युबल होता है इन वाटर में। इथेनॉल क्या होता है? पानी में मिल जाता है। ऑल प्रॉपर्टीज, जितनी प्रॉपर्टीज होगा इथेनॉल का वो सब मिल जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे आप ध्यान रखना। अगला अगर बातें करें और भी बोला कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल काउजेज बोला गया ड्रंकनेस, और इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल is lethal, long terms intake leads to many health problem। बार बार छोटा मोटा अगर मान लीजिए अगर आप अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बार बार अगर लेते हैं, लगातार अगर लेते हैं, ज्यादा लेते हैं तो ऐसे बेहोश, ठीक है। सो इथेनॉल फॉर बोला गया इंडस्ट्रियल यूज है मेड ऑफ यूनिट्स ऑफ ड्रिंकिंग बाय द एडिंग ऑफ मेथनॉल, ठीक है। इट इज कॉल्ड डेंड्रच अल्कोहल, ब्लू डाइज भी बोला जाता है, आर डाइज टू अल्कोहल टू आइडेंटिफाई इजिली। सो सम कंट्री आर यूज अल्कोहल कैन एडिटिव इन पेट्रोल सिंस क्लीननेस ऑफ फ्यूल, इट रिड्यूस CO2 एंड वाटर के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ भी आपको जो है ना मिलेगा इथेनॉल के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चा सम इंपोर्टेंट कार्बन कंबशंस के अगर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में देख रहे हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल देख लो। यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ अगर सोडियम के साथ अगर कराते हैं तो क्या बनने वाला है? अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए छोटे से ड्रॉप्स में, जैसे 2 ड्रॉप्स ऑफ अगर बात कर लेते हैं, अगर सोडियम की बातें किया जा रहा है, ड्रॉप्स ऑफ ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इनटू प्योर एथेनॉल, इट प्रोड्यूस सोडियम एथॉक्साइड। यहाँ जो दिख रहा है ना, जैसे ये अल्कोहल हुआ, ठीक है ना। अब इस अल्कोहल में अगर 2 ड्रॉप्स अगर हमने डाल दिया सोडियम का, ये क्या बन जाएगा आपका? तो बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा, और साथ में H2 रिलीज कर जाएगा। रिएक्शंस टू गिव अनसैचुरेटेड, ये आपका जो दिखा बच्चा आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे आ जाओ, रिएक्शंस टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो बोला कि हीटिंग इथेनॉल जहां पे 443 केल्विन के साथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के साथ रिजल्ट इन अगर डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन, सो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के साथ जब उसको रिएक्शन किया जाएगा, मतलब आपको जो दिख रहा है ना, ये मीथेन की बातें कर रहे हैं, तो बोला कि यहाँ पे जो मीथेन है, बोला कि अगर यहाँ पे सॉरी ये इथीन है, मिथ इथीन की बात करें, ठीक है। तो यहाँ जो इथेनॉल की बातें कर रहे हैं, जैसे इसको H2O थोड़ा सा H2SO4 कंसंट्रेशन के साथ ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको बन रहा है इथीन, ये मीथेन है, ठीक है ना। ये आपको
बात एक ही है यार, इथीन है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हीट करने के बाद, ठीक है। प्रॉपर्टी जब इथेनॉइक एसिड की अगर बातें करें तो बोला गया इट बिलोंगिंग टू कार्बोजेलिक एसिड, वीक एसिड होता है, 5 से 8% बोला गया सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होता है, इज वाटर कॉल्ड विनेगर, इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। ये जो इथेनॉइक एसिड की बातें कर रहे हैं ना, जितने भी डब्बा बंद वाले चीजें हैं पिकल्स विकल्स है, इसको जो है ना सही तरीके से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए काम होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, ठीक है। The melting point of pure ethanoic acid बोला गया 219 केल्विन होता है and hence is often freeze during the winter, so it also known as glacial acidic acid। तो कृपया करके इस बात को नोट कर लें। देखिए अभी जो मैं आपको फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें ज्यादा आपको कुछ है नहीं, आपको बस यहाँ पे जो बातें लिखा हुआ है उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। यही सब इसमें कहानी होती है। सो एसिडिक एसिड इज वीक एसिड होता है, HCl इज क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो कि आपको मालूम में होगा एसिडिक एसिड कमजोर होता है और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें थोड़ा सा मजबूत होता है। आप प्रॉपर्टी जो आप अगर बात करें इथेनॉइक एसिड के लिए तो बोला गया यहाँ पे इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल। जैसे ईस्टर अगर एसिड और अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो ईस्टर बन जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इथेनॉइक एसिड है। अब इथेनॉइक एसिड में अगर मान लो बच्चा अगर इथेनॉल को मिला दोगे, इस चीज को याद कर लेना, ये याद हो चाहे नहीं, ये रिएक्शन से आपको याद करना है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे इथेनॉइक एसिड को अगर इथेनॉल के साथ आप रिएक्शन करते हो, ये रिवर्स रिएक्शन भी आता है, एरो का साइन दिया गया ना, उस तरफ जाएगा, इसको रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। तो बनेगा ईस्टर प्लस बनेगा वाटर, ठीक है। सो वार्म इन वाटर बाथ ऑफ 5 मिनट्स बोला यहाँ पे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए। अब पोर इनटू द बीकर कंटेनिंग 20 से 50 ml ऑफ वाटर, द रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ ईस्टर बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका ईस्टर। ये ईस्टर का फॉर्मूला है, कृपया करके इसको याद कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको ये याद ही करना है, बिना याद के कुछ नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी जब इथेनॉइक एसिड के और भी बातें अगर देखें तो बोला कि ईस्टर हैव अ स्वीट स्मेल होता है। ईस्टर का जो स्मेल होता है ना, सूंघने में बहुत मीठापन लगेगा, ठीक है। so, यूजेज ऑफ अगर ईस्टर की अगर बातें कर ले बच्चा तो बोला गया टू मेक परफ्यूम, इसी वजह से इसको परफ्यूम में यूज किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है ये, ठीक है। ऑन ट्रीटिंग और विथ बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एन अल्कली होता है, द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ये जो सैपोनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, सैपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड प्रिपेयर ऑफ सोप, ठीक है। तो सैपोनिफिकेशन की अगर बात करें, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा टेढ़ा है तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो बोला कि यहाँ पे जब जैसे ही हमने इसमें अगर ऐड करा सोडियम हाइड्रोक्साइड के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको अल्कोहल प्लस में यहाँ पे आपको बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा सोडियम सॉल्ट बोलो या कार्बोजेलिक एसिड बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बन जाता है, ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए रिएक्शंस विद बेस के साथ, एथेनॉइक एसिड को अगर रिएक्शंस कर देते हैं बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सॉल्ट या सोडियम इथोनेट या सोडियम एसीटेट बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात देखा जाए टेक अ सेप्टुला फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट होता है। यहाँ पे आप जैसे अगर मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट लिया, उसके साथ अगर आप रिएक्शंस अगर कराते हो, रिएक्शंस होने के बाद आपका क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड, मतलब ये बन जाएगा आपका सोडियम एसीटेट और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। अगर रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बातें करें तो बोला अगर रिएक्शंस विद हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, अगर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर इसमें भी अगर मिलाते हो एसीटेट एसिड एथेनोइक एसिड के साथ, तो जैसे एथेनोइक एसिड के साथ ये अगर मिलाते हो तो यहाँ पे एथेनोइक एसिटेट तो बनबे करेगा और सोडियम ये कार्बोनेट्स बन जाएगा। सोप एंड डिटर्जेंट की बातें करें तो टेक बोला कि यहाँ पे ये आपका एक्सपेरिमेंट दिया गया है। अब इसके हिसाब से यहाँ पे आप इसको डर्ट्स पार्ट्स को साफ करने की बातें कहा जा रहा है। तो चलो इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे देखो सोप एंड डिटर्जेंट्स क्या होता है, सोप मॉलिक्यूल्स बोला सोडियम पोटासियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एंड कार्बोजेलिक एसिड होता है। आयोनिक एंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एंड वाला पॉइंट है उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक होता है ऑफ सोप इंटरैक्ट विथ वाटर, ये पानी के साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक एंड वाला, ठीक है। ये हुआ हेड और ये हुआ टेल। तो जो टेल वाला होता है, जो एंड वाला पॉइंट होता है, जो वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो इंटरैक्ट विथ वाटर, सो व्हाइल कार्बन चेन्स हाइड्रोफिलिक। वही अगर देखा जाए हाइड्रोफोबिक जो होता है, हाइड्रोफोबिक को बोला टेल विथ ऑयल के साथ इंटरैक्ट करता है। अच्छा उल्टा, ये आपको टेल जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोलिक बोलते हैं, और हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक
या हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, ठीक है। सो दस फ्रॉम द स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स, पूरे स्ट्रक्चर्स को ये इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बना के क्या बना दिया, इसको मिसेल्स बोला जाता है। एक तो है, अब एक के बाद बहुत सारे इसमें अगर जुट गया तो इसको बोलते हैं मिसेल्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, द सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स दस from a structure called misses in this one end of the molecules is towards the oil droplets and the ionic ends face of outside, ठीक है। It forms and the emulsions in water, the soft misses thus help in the pulling out of the dirt in water and clothes are become clean हो जाता है, ठीक है। ये ऑयल ड्रॉपलेट्स है, तो ये वाला अगर बातें करें जो दिख रहा है ना, हाइड्रोफोबिक जो होता है ना वो डरता है, ठीक है ना, और हाइड्रोफिलिक क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्ट करेगा और वो पानी से भागेगा, ठीक है, और जो पानी से भागेगा वही साफ करके आपको लेके दे देगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सोप एंड क्लीनिंग की अगर बातें करें तो बोला कि एट द सरफेस ऑफ वाटर सोप अलाइन सच एज आयोनिक एंड्स इन वाटर एंड हाइड्रोकार्बन स्टिल प्रोटेक्ट out of the water. So inside water these molecules form बोला गया cluster in which the hydrophilic tails are oriented toward the interior. So and the ionic ends are toward exterior. This is called cluster is called misses. बात वही है जो मिसेज की बातें कर, ये मिसेज फॉर्मेशन ऑफ मिसेज बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना के ये मिसेज फॉर्म कर देता है, ठीक है। और इसी बात अगर ये कहें तो बोला कि द ऑयली डर्ट इज कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ मिसेल, द मिसेल्स स्टे एंड कोलाइड्स कर जाता है एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज द आयन ऑन रिपल्स कर जाता है। सो द डर्ट इन मिसेल्स इज इजीली बोला गया रिंस अवे, सो द सॉफ्ट मिसेल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर करता है लाइट, सो हेंस द सॉफ्ट सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडली, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा क्लाउडली फॉर्म हो जाता है, ठीक है। बाकी उतने अच्छे तरीके से और भी अगर बात करें इसमें ज्यादा कुछ बातें तो है नहीं, ये आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। हाँ, यहाँ पे एक हार्ड वाटर की बात कर रहा है, तो हार्ड वाटर किसको बोल सकते हैं, वाटर कंटेनिंग सल्फेट्स या क्लोराइड्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम इज कॉल्ड हार्ड वाटर, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए ये चीज अगर नहीं रहेगा, जहां पे अगर सल्फेट्स, क्लोराइड्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कैल्शियम अगर नहीं रहता है उसको बोल देंगे सॉफ्ट वाटर, और जहां पे ये चीजें रहेगा इसको बोलते हैं हार्ड वाटर, ठीक है। जब हम लोग कपड़े अगर धोते हैं तो कपड़े धोने के बाद एक तरीके से इंसॉल्युबल वाला चीज होता है ऊपर आ जाता है, इसको स्कम बोलते हैं, फेना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए बात बोला, दिस स्कम या प्रेसिपिटेट इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट के हिसाब से बनता है। डिटर्जेंट क्या होता है, तो दीज आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या अमोनियम सॉल्ट विद द क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स के द्वारा बना होता है, बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बनाता है। सो चार्ज एंड्स ऑफ दिस कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस, thus आर कॉल्ड इफेक्टिव इन हार्ड वाटर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन डिटर्जेंट की देखें तो इस तरीके से होता है, आप इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर कहें डिटर्जेंट के लिए और भी बात, इट कैन भी बोला गया है डेमोन्स्ट्रेट बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, तो अपना एक्सपेरिमेंट करके बता देना। अब इसका यूज अगर कहें, यूज ऑफ डिटर्जेंट्स टू मेक शैम्पू एंड प्रोडक्ट ऑफ क्लीन क्लोथ्स के हिसाब से होता है, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ तक कैसे किस तरीके से हुआ, तो मैंने यहाँ पे कुछ हाफ पोर्शंस के बातें करी नॉमेनक्लेचर के बाद, तो थोड़ा सा फास्ट मैंने बताया क्योंकि उतना ज्यादा यहाँ पे अगर देखें तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये रिएक्शंस की बातें कह रहा है, ये सब जितने भी है आपका ये रिएक्शंस है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट यहाँ पे नहीं है जो मैं आपको बता दूं। जहां मुझे लगा सिखाने चाहिए, जहां मुझे बताने चाहिए, जिसको स्ट्रक्चर्स, नोमेनक्लेचर्स, फंक्शनल्स मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर भी आपको लग रहा है नहीं सर मुझे ये सब बातें उतना समझ में नहीं आया, तो आप मुझे जरूर कमेंट में करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।